शक्कर और नमक से आपकी क्या दुश्मनी है कि ना केवल उसे आप खाने से मना करते हैं बल्कि आप ये अभियान भी चला रहे हैं कि अब इसे घरों के किचन से बाहर हो जाना चाहिए। जो शक्कर है ना, तो वो एक तो अपना देश जो है वो डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। जी। डायबिटीज के पेशेंट्स आते जा रहे हैं। दूसरा ऐसा है, शक्कर का जो ब्रेन है उसके लिए शक्कर अच्छा नहीं है। ब्रेन मेनली फैट रहता है। ब्रेन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो ये जो सफेद चीजें हैं उसमें दूर रहे। आदमी का दिमाग खराब ना हो और आदमी का ब्रेन स्वस्थ रहे। तो ये जो मैंने जो 6 पिलर्स बताया वो कि एक्सरसाइज, फिजिकल और मेंटल, अच्छा आहार, स्वस्थ नींद, सोशल कनेक्टिविटी, बैड हैबिट से दूर रहना। ब्रेन के अंदर में लीवर और किडनी के बदौलत 10 से 30 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक जमा हो जाते हैं। फिर जिनको मेमोरी कम होती है या डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर डिसीज होता है, उसमें ये देखा गया है कि नॉर्मल आदमी से 10 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक उनके ब्रेन में पाए गए। आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग का जो प्रमाण है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? बहुत से लोग दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, किसके तो भी पीछे अब चेस करते रहते हैं। बहुत से बच्चे हैं कि मेरे को फर्स्ट आना है। अभी आप फर्स्ट आओ या सेकंड आओ या थर्ड आओ, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक्चुअल जो लाइफ है उसमें तुम अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बताया कि 99% लोग दुनिया के जो है वो पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं, तो उसके कारण जो पैरालिसिस का अटैक है, तो 30% कारण तो एयर पॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूएसएन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ना केवल नागपुर के, ना केवल देश के, बल्कि दुनिया के चुनिंदा न्यूरो फिजिशियनों में से एक पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर। बहुत सारे लोग जो नागपुर के हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सर से परिचित होंगे ही। कई विशेषताएं जो सर जिस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उसमें सर ने हासिल की है, और हम सर से बातचीत करेंगे। ना केवल उनके बारे में जानेंगे, न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जानेंगे, उनके निदान के बारे में जानेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि आखिर शक्कर और नमक कितना नुकसानदेह है, क्योंकि एक तरीके से सर जो है इसे लेकर एक अभियान चला रहे हैं कि हर घर से कम ये 2 चीजें गायब हो जानी चाहिए, शक्कर और नमक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शक्कर और नमक से आपकी क्या दुश्मनी है कि ना केवल उसे आप खाने से मना करते हैं बल्कि आप ये अभियान भी चला रहे हैं कि अब इसे घरों के किचन से बाहर हो जाना चाहिए? हाँ, तो जो शक्कर है ना, तो वो एक तो अपना देश जो है वो डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। जी। और बहुत यंग जनरेशन से हम देख रहे हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स आते जा रहे हैं। दूसरा ऐसा है, शक्कर का जो ब्रेन है उसके लिए शक्कर अच्छा नहीं है। जी। तो ब्रेन का जो फंक्शन है वो ब्रेन मेनली फैट रहता है, और शक्कर खाने से जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाता है। तो जिनको डायबिटीज रहे या नहीं रहे, हम एडवाइस करते हैं कि शक्कर का जितना कम के से कम कर सकते हैं उतना उपयोग करना चाहिए। अभी हमने ऐसा देखा है कि अपने यहाँ जितना अलाउड है, तो समझो 25 ग्राम शक्कर अलाउड है रोज का, तो उससे 5 या 6 टाइम्स जो है लोग शक्कर यूज करते हैं। तो वो होने से ब्रेन की काफ़ी सारी बीमारियां हैं, जैसे पैरालिसिस है या मेमोरी लॉस है, वो शक्कर खाने से होता है। और नमक खाने से जो है तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर यदि बढ़ता है तो आगे चल के उसमें भी पैरालिसिस का अटैक आने का डर रहता है। तो हम हमेशा बताते हैं कि जो सफ़ेद चीज़ें हैं, अच्छा, तो ये चीजों से दूर रहना चाहिए। शक्कर हो गया, मैदा हो गया, नमक हो गया। और शक्कर ऐसी चीज है कि हर घर में मिलती है दुनिया में, मगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। अच्छा, उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। मतलब उससे कुछ शरीर को हासिल नहीं होता है। हासिल कुछ नहीं होता है। वो जो कुछ करता है वो नुकसान ही करता है, क्योंकि उसमें काफी सारी बीमारियां आगे चल के होती है। और जिनका जैसे मिर्गी के पेशेंट भी है, उनको भी बोलते हैं हम शक्कर कम खाओ क्योंकि, और घी खाओ क्योंकि वो उसमें
अटैक आने कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्रेन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं उसमें दूर रहे। पर ऐसे देश में जहाँ पर जो खाने पीने के लिए जाना जाता है और जिसकी परंपरा में ही जो खाद्य पदार्थ हैं वो बड़े प्रसिद्ध हैं, और मीठा तो है ही है उसमें, मीठे के बिना और नमकीन के बिना तो आप उसको नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं कि नमकीन हो सकता है या मिठाई हो सकता है और उसके इतर हमारा जीवन हो सकता है। तो क्या लोग इस सलाह को मानते हैं, आप जो सलाह देते हैं? हाँ, बहुत से लोग मानते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो मानते हैं। बहुत से जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं है, पर जिनको अवेयरनेस, हमारा काम है कि लोगों को अवेयरनेस करना, तो उससे क्या नुकसान होता है इसके बारे में लोगों को बताना, तो फिर लोग मानते हैं। जिनको पैरालिसिस का अटैक आता है या जिनको डिमेंशिया जिनको हम बोलते हैं, अल्जाइमर्स डिमेंशिया या दूसरी टाइप के जो डिमेंशिया है, उनको हम एडवाइस करते हैं तो वो एडवाइस मानते हैं। जो इसे वेट है, तो वेट जिनका वजन ज़्यादा है, तो वो शक्कर, घी खाने से वजन नहीं बढ़ता है, शक्कर खाने से वजन बढ़ता है। तो और लोग ये कहते हैं कि घी में ज़्यादा फैट है तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो वो मीठा खाने से वजन बढ़ता है, तो इसलिए हम उनको एडवाइस करते हैं कि जिनका वेट ज़्यादा है या ब्रेन की बीमारी है, तो उसमें तुमको चाय पीना है तो बिना शक्कर की, बिना दूध के पियो। क्योंकि हर बार इंसुलिन जब भी आप खाओगे तो इंसुलिन रिलीज हो जाता है, और ये इंसुलिन हार्मोन ऐसा है, वो फैटनिंग हार्मोन है, तो उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसमें जो एक्सेस शुगर है वो बॉडी में डिपॉजिट होता है और वो फैट करके डिपॉजिट होता है। तो आप, अब जो आपकी उम्र है वो तकरीबन 70 साल की है, तो आपके इस उम्र में फिट रहने की वजह यही है कि शक्कर और आपने नमक छोड़ा हुआ है? हाँ, ये भी है, बाकी सब चीज़ें भी करना होता है। हम ये बताते हैं कि तुमको शरीर को स्वस्थ रखना है या ब्रेन को स्वस्थ रखना है, तो 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम उनको 6 पिलर्स बोलते हैं हेल्थ के लिए। एक तो एक्सरसाइज, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज। तो जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी सेहत, सिर्फ फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उनकी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी रहती है। अच्छा। तो जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसमें पैरालिसिस होने का प्रमाण या डिमेंशिया जिसको वो होने का प्रमाण 30% से कम हो जाता है। मेंटल एक्सरसाइज वो जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छा रहता है। तो ये हम सब लोगों को बताते हैं कि सिंपल टर्म है कि यूज योर ब्रेन, अदरवाइज यू विल लूज योर ब्रेन। अच्छा। तो जितना ज़्यादा आप ब्रेन को उपयोग करोगे, जितना नई बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद उनके पास कुछ एक्टिविटी नहीं रहती, वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। तो उनको बोलते हैं कि कुछ नया हॉबीज डेवलप करो, कुछ नई लैंग्वेज सीखो, पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, म्यूजिक में इंटरेस्ट लो, वॉकिंग करो या कुछ पजल सॉल्व करो। जो भी नया है वो ब्रेन को चैलेंज देना चाहिए, ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। दूसरी जो चीज़ है वो डाइट के बारे में। तो हम क्या खाते हैं, तो उसमें तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कितना खाना है, हमने क्या खाना है और हमने कितने बार खाना है। तो ये जो है ना, तीसरा कितने बार खाना है, तो बहुत से बार हम देखते हैं कि आम जनता सुबह उठने से रात को सोते तक खाते रहते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, और आजकल काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, ये सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तो जो कुछ भी खाना है, जैसे हम बताते हैं कि एनिमल के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो गए, तो मैं वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देता हूँ कि जो माइस है, जो वाइट माइस जो जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें 2 ग्रुप कर दिए कि उतना ही खाना एक ग्रुप को दे दिया, पर उनको बताया कि तुमको दिन भर खाओ, 24 घंटे खाओ, और दूसरा जो ग्रुप है उनको बताया कि तुम 8 ही घंटे में खाना, वही खाना। तो जो माइस उतना ही खाना 24 घंटे खाए, उनमें डायबिटीज भी हो गया, ओबेसिटी भी आ गई, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। फिर उनको रिवर्स कर दिया
कि आप अभी जो दिन भर वही खाना खाओ मगर दिन भर मत खाओ, तो वो उनका डायबिटीज भी कंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया, ओबेसिटी भी कंट्रोल हो गई। तो इसलिए ये जो चीज़ है कि बहुत से लोग खाते रहते हैं, कभी ब्रेकफास्ट कर लिए, चाय पी लिए, फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर लिए, फिर फ्रूट्स खा लिए, फिर लंच कर लिए, लंच के बाद फिर से चाय पी लिए, फिर शाम हो गई तो और कुछ स्नैक्स खा लिए, फिर डिनर कर लिए, डिनर के बाद और कुछ कॉफ़ी ले लिए या डेजर्ट्स खा लिए, सोने के पहले दूध पी लिए। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए और जो कुछ भी आपको खाना है वो 8 से 9 या 10 घंटे में खाना चाहिए, तो उससे ब्रेन अच्छा रहता है। आपकी बात ये सुनकर मुझे एक कहावत याद आ गई कि आयु उम्र एज किससे कम होती है या किन लोगों की कम होती है, तो ऐसा कहते हैं कि ज्यादा खाने वाले की और ज्यादा बोलने वाले की। तो आपकी बात जो है, आप बता रहे हैं कि खाना सीमित मात्रा में खाना चाहिए, पर ऐसे दौर में हम देख रहे हैं सर कि अब आजकल ये है कि डॉक्टरों के पास में हम जाते हैं तो आप ये सलाह दे रहे हैं कि फास्ट आपको रखना चाहिए, आप जितना फास्टिंग रखेंगे उतना अच्छा है, पर कुछ डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि आपको एसिडिटी की अगर दिक्कत है और कई तरह की दिक्कत है तो आपको आपके पेट को खाली नहीं रखना है, कुछ कुछ खाते रहना है बीच बीच में। नहीं, वो गलत है। अच्छा। वो एसिडिटी जो है ना, वो इसलिए होती है कि तुम्हारा खाना गलत है। अच्छा। हाँ, वो खाने में तुमको एसिडिटी होती है तो खाना तुम्हारा चेंज करो। और जो मैं बता रहा हूँ कि कितना खाना है, तो ये अभी का नहीं है, उसका अब आप कोई भी रिलीजन लो, तो उसमें सब में फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। अभी आजकल तो थेराप्यूटिक फास्टिंग आया है, तो उसमें कुछ कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट होके वो पूरा 5-5, 6-6 दिन, 7-8 दिन खाना पूरा बंद कर देते हैं। अच्छा। और वो फास्टिंग करने से ऐसे में देखा जाए कि लॉन्ग फास्टिंग यदि करते हैं तो कैंसर के जो सेल्स है वो भी तुम्हारे बॉडी से कम हो जाते हैं। अच्छा। तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके लिए वो ओशोमी को नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने जो संशोधन किया उसके लिए, ऑटोफेजी बोलते हैं उसको, उनको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला 2016 में। तो ये बहुत जरूरी है। और जब मैं बता रहा था कि हम ये कितना खाने की क्वांटिटी कितना रखनी चाहिए, तो दूसरे बार जब आप खाना खाते हो तब आपको भूख लगना चाहिए। यदि आपको भूख नहीं लगती है तो आपका खाना ज्यादा है। अच्छा। और ये खाने का जो इम्पोर्टेंस है, तो वो बहुत पुराने जमाने से, एक इजिप्ट में जब ये एक्सकैवेशन हुआ तो उसमें एक इंस्क्रिप्शन मिला, तो उसपे जो ये लिखा था कि आप जो खाते हो तो 25% वो आपके लिए अच्छा है, और जो जितना खाते हो, और 75% पे आपके डॉक्टर जीते हैं, यानी आप ज्यादा खाने से आपको बीमारियां होती है। तो उसमें ये लिखा है कि यू लीव ऑन 25% ऑफ व्हाट यू ईट एंड ऑन द रेस्ट 75% योर डॉक्टर लिव्स। तो ये ऐसा उसमें इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये बहुत 3600 साल पहले का है। तो और वो खाने में क्या खाना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है, कि जो फास्ट फूड है, जंक फूड है जिसमें मैदा ज़्यादा है, या पैकेज फूड है, या ये सब अवॉइड करना चाहिए। और जो पास्ता है, पेस्ट्रीज है, केक्स, कुकीज़ जिनकी एडवर्टाइज ज़्यादा आती है टीवी पे, वो सब अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा खाने के सर दुष्परिणाम क्या क्या हैं? नहीं, दुष्परिणाम तो ये है ना कि आप ज़्यादा खाओगे तो जो एक्सेस फूड है वो ग्लूकोज हो या प्रोटीन हो, इवन प्रोटीन भी ज़्यादा खाएं तो एक्सेस जो है वो तो जितना ज़्यादा है वो लगता है वो स्टोर हो जाता है। आपके जब बॉडी के स्टोर पूरे कंप्लीट हो गए तो वो फैट करके डिपॉजिट होता है बॉडी में। अच्छा। तो वो फैट करके डिपॉजिट होगा तो वो फैट तुम्हारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, तुम्हारे ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो गया तो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसमें डिपॉजिट होगा, हार्ट की ब्लड वेसल है उसमें डिपॉजिट होगा, तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट अटैक होगा, पैरालिसिस का अटैक आएगा, वजन बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेंगे तो आपको घुटने की तकलीफ होगी, कमर दर्द होगा, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उपवास की जो परंपरा एक हमारे भारतीय जीवन पद्धति में भी बताई गई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, और लगभग ये सभी धर्मों में इसका जो महत्व है वो बताया गया है, उसी से मिलती जुलती आप बात कर रहे हैं। पर क्या खाने का
हमारे दिमाग पर भी असर होता है? हमारा जैसा खान-पान होगा, उसी तरीके से हमारा दिमाग वर्क करेगा, हमारा ब्रेन वर्क करेगा। इसको लेकर भी कोई बात कही जा सकती है या ऐसा भी कोई शोध है क्या? हाँ, है ना। हुँ, बहुत सारा आप एक्सेस खाना खाओगे तो वो ब्रेन के ब्लड वेसल में जमा होगा, या ज़्यादा आप जो लोग शुगर खाते हैं उन ज़्यादा डायबिटीज़ नहीं है पर ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं उसमें जैसे डिमेंशिया का प्रमाण ज़्यादा होता है और पैरालिसिस के अटैक का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो ये खाने में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमें तय करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और कैसे हाँ, कैसे तो ये खाना जैसे मैंने बताया कि जो पैकेज जितना फूड है या फास्ट फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। ट्रांस फैट्स है, बहुत से लोग जो तला हुआ बाहर से तला हुआ खाते रहते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ऑयल जनरली हम एडवाइस करते हैं कि जो रिफाइंड ऑयल है आजकल वो चल रहा है तो वो अवॉइड करना चाहिए। वो कच्चे घानी का तेल यूज़ करना चाहिए या शुद्ध देसी घी यूज़ करना चाहिए, कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए या ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी। आप थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि दिमाग को आप जितना क्षमतावान बनाएंगे, उसको जितना वर्किंग में लगाएंगे उतना दिमाग मजबूत होगा। पर ऐसे दौर में ये बात कर रहे हैं कि जब आदमी, अब ऐसी स्थिति आने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कि आदमी अपना दिमाग लगाना जो है वो एक तरीके से कम कर देगा, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे सॉल्यूशन जो अपने दिमाग लगा के वो खोजता था वो अब उसको झट में एक क्लिक में मिल जाएगा। या एक वो थोड़ा सा कंप्यूटर में टाइप करेगा या जो एक सिस्टम है उसमें डालेगा और पूरा का पूरा उसे स्टैटिस्टिक डेटा वो सारा मिल जाएगा। तो आज के दौर में अगर हम अपने दिमागों को मजबूत रखने की बात करते हैं तो एआई को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं या इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो क्या है कि हर चीज जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो उसके प्लस पॉइंट्स है और माइनस पॉइंट्स है। तो टेक्नोलॉजी को हम कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे अब मोबाइल ही एक टेक्नोलॉजी है जी, तो मोबाइल अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसका काफी सारे एडवांटेजेस है। मगर यदि आप मोबाइल ओवर यूज करो तो वो खराब है। आजकल हमने देखा कि बच्चे हैं तो वो बहुत छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि बच्चों को एडिक्शन डेवलप हो जाता है मोबाइल का, और वो मोबाइल उनको नहीं दिया तो वो चिड़चिड़ करते रहते हैं और फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये सब ओवर यूज करने के दुष्परिणाम होते हैं और आगे चल के, क्योंकि उसमें रेडिएशन भी रहता है मोबाइल में, तो आगे चल के कितने उसके दुष्परिणाम होंगे ये अभी बताना बड़ा मुश्किल है, पर वो आगे हो सकते हैं। तो ये सब चीजों पे वैसा ही एआई का है, तो जितना भी चीज है वो उसको लिमिट में ही यूज करना चाहिए और उसके जो एडवांटेजेस है उससे लेना चाहिए, यानी एज ए कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट करके लेना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं। मगर जितनी भी ज्यादा ब्रेन को एक्टिव रखना है तो अपनी जो हॉबीज है, तो एआई के लिए समझो तुमको पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, तो उसमें एआई का क्या है, आप करो, पेन ब्रश लो। आपको म्यूजिक करना है, गाने गाना है, म्यूजिक में इंटरेस्ट करना है, मूवीज देखना है, तो या मूवीज आपको बनाना है, एक्टिंग करना है, जितनी भी आपको जो चीज में, या किताब पढ़ना है, लिखना है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है आप कर सकते हैं। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है तो वो डेवलप करो और उसको आपका जो पैशन है वो कैरी फॉरवर्ड करो। तो हम ये हमेशा बताते हैं कि आपका जो रोज का काम है तो उसमें से 70-80% आपके प्रोफेशन के लिए रखो और 20-30% आपकी जो हॉबीज है या आपको जो चीज अच्छा लगता है, वो घूमना हो, ट्रैवल हो, दोस्तों के साथ बात करना हो, तो ये सब उसके लिए आप 20 से 30% टाइम उसके लिए आप रिजर्व रखो। तो मैंने जैसे बताया कि आपको ये दो तो पिलर हो गए, खाने का और एक्सरसाइज का, मेंटल फिजिकल। तीसरा पिलर है नींद का, ये बहुत जरूरी है। और जब मैं मोबाइल की बात कर रहा था तो मोबाइल कंटिन्यूअस देखने से या स्क्रीन देखने से जब भी आपको सोना है उसके 1-1.5 घंटा पहले बंद करना चाहिए। बहुत से लोग वो सोते तक वो मोबाइल देखते रहते हैं, तो उससे जो स्लीपिंग हार्मोन है, मेलाटोनिन है, जिससे आपको अच्छी नींद आती है, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है।
तो ये भी बहुत जरूरी है। तो नींद में क्या होता है, जब हम सोते हैं तब ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। बच्चों के लिए ये जरूरी है जानना कि जब हम सोते हैं तभी जो चीजें हम पढ़ते हैं वो मेमोरी में कब जाती है, जब हम सोते हैं तब। अच्छा। जब हम पढ़ते हैं तब मेमोरी में नहीं आती, जब हम सोते हैं तब मेमोरी में जाती है। तो आपने 10 घंटे पढ़ लिए और 4 ही घंटे सो गए, तो 4 घंटे की पढ़ाई आपकी मेमोरी में, ब्रेन में चली गई, 6 घंटे की पढ़ाई वेस्ट हो गई। तो और बहुत बार एग्जाम के लिए बच्चे जाते हैं तो वो रात को सोते नहीं या देर तक सोते रहते हैं, तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है जिससे मेमोरी रहती है, तो वो उसका प्रमाण डिप्लीट हो जाता है। तो जिस दिन आपकी एग्जाम है उससे 1 घंटा ज्यादा, उस दिन 1 घंटा ज्यादा नींद लो। तो आप जब एग्जाम के लिए जाओगे ना, तो उसमें जो आप 2 महीने पहले भी पढ़ा हो या 6 महीने पहले भी पढ़ा हो, वो याद आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत समझना जरूरी है। और नींद में क्या होता है कि अपने जो मेटाबोलाइट्स है, जो ब्रेन में गंदगी है, जैसे साफ सफाई है, ब्रेन की साफ सफाई नींद में होती है। अच्छा। तो वो ग्लिम्फेटिक्स करके वो सिस्टम है, तो वो उसमें से जो ब्रेन के एक्सेस मेटाबॉलिट्स है, जो ब्रेन को लिए काम नहीं, जिसका काम नहीं है या तो उसको वो ब्रेन से बाहर निकालते हैं। तो इसलिए वो स्लीप का अच्छी नींद होना, 7 घंटे की नींद होना बहुत जरूरी है। और वो भी टाइम से नींद होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे सोए और फिर रात को देर से उठे। नहीं, पर आजकल तो चलन ये हो गया है कि हम कितनी कम नींद लेंगे और कितनी मेहनत करेंगे, या कुछ लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें भी बताते हैं कि हम अपने नींद को, या नींद हम पर हावी नहीं होती है, इसको किस तरीके से नियंत्रित करते हैं। ये जो इस तरीके की प्रैक्टिस है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो गलत है ना। अभी तो ये आया है कि आप नींद यदि कम लोगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा, पैरालिसिस आएगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो वो लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे, मगर वो काम करना जरूरी है, मगर शरीर को और ब्रेन को स्वस्थ रखना ये भी तो जरूरी है ना। तो वो उसके लिए वो प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। आप यदि प्रॉपर नींद नहीं करते तो आपका डे का जो फंक्शनिंग है वो एकदम अफेक्ट हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इसके लिए स्वस्थ नींद लेना बहुत जरूरी है। और जो 3 जो चीजें मैं बताता उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक है सोशल कनेक्टिविटी। तो वो बहुत जरूरी है कि आपके दोस्त है, फैमिली है, या फ्रेंड्स है, या जितने ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट रहो या सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई भी सोशल एक्टिविटी, जितनी सोशल एक्टिविटी करोगे आप, तो ब्रेन का जो डिजनरेशन है या ब्रेन का जो फंक्शन है वो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर 5वां है स्ट्रेस लेवल को कम करना। अभी लाइफ में स्ट्रेस तो जरूरी है, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है। अच्छा, नहीं तो बिना जरूरी है या आ जाता है? आ जाता है, बिना स्ट्रेस के आजकल लाइफ नहीं है। अच्छा, आपको मगर स्ट्रेस आता है कि आप डॉक्टर हैं? नहीं, हम तो जितना स्ट्रेस कम करें उतना कोशिश करते हैं। हाँ। तो जितना हम स्ट्रेस कम कर सके, यानी अपने लाइफ को एंजॉय करना, अभी ये मोमेंट में जीना, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, पिछले जो बातें हैं, जो अनप्लेजेंट चीजें उसको भूल जाना। तो ये चीजें जरूरी है। और 6वां है कि बुरी आदतें जो है, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। वो उसके ऊपर हार्ट के लिए, शरीर के लिए, ब्रेन के लिए ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ड्रग्स है, तो ये सब चीजें, तो ये जो 6 पिलर्स है ना, ये बहुत जरूरी है ब्रेन हेल्थ के लिए और शरीर स्वास्थ्य के लिए। स्ट्रेस के लिए एक बड़ा कारण सर ओवर थिंकिंग भी है। आपको लगता है कि ओवर थिंकिंग का जो प्रमाण है या उसका जो चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? एम्बिशन बहुत है लोगों में, इतना संघर्ष है जीवन में, कंपटीशन इतना है कि इसकी वजह से ओवर थिंकिंग जो है वो हो रही है और उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। वो उसका कारण ऐसा है कि बहुत से लोग दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। तो हम हमेशा किस चीज के लिए, किसके तो भी पीछे हम चेस करते रहते हैं कि मेरे को ये करना है। तो अभी तुम समझो बहुत से बच्चे हैं कि मेरे को फर्स्ट आना है। अभी आप फर्स्ट आओ या सेकंड आओ या थर्ड आओ, तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमको प्लान करना है कि हमारे लाइफ में ये जो एग्जाम्स है इसमें पास होना या फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। तुम्हारा जो बाद में लाइफ चालू होता है, एक्चुअल जो लाइफ है, उसमें तुम अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। एग्जाम में परफॉर्म करना जरूरी
जरूरी नहीं है। तो ये जो सोच है, या हम कंपेयर करते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, तो कंपटीशन नहीं करना है, कोऑपरेशन करना है। इसलिए हम बताते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, विपश्यना करो, यानी ये ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत सब चीजें जरूरी है। योग से अच्छा हाँ, माइंडफुलनेस जो एक्टिविटी है, तो ये सब चीजें बहुत लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको खुश भी रहना है। जितना आप ज्यादा खुश रहोगे तो उतना आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। और खुश रखने वाला भी कोई एक हार्मोन्स है ना जो एक्टिव हो जाता है। खुश होने पे कोई हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा। एंडोर्फिन होते हैं, डोपामिन होता है, ये सब हार्मोन्स जब, इसलिए वो लाफ्टर कब हम एनकरेज करते हैं कि ज्वाइन करो, या जो कुछ अच्छी चीजें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है उसमें आप टाइम स्पेंड करो। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। आपने सर बच्चों का जिक्र किया, आपसे मुझे लगता है कि बड़ी आपसे जो बातचीत हो रही है और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, हमारे दर्शकों तक भी जो पहुंच रही होगी, बड़ी महत्वपूर्ण होगी। वो भी आपकी बातों को अपने रोजमर्रा के जीवन में जो है वो अपनाने का प्रयास करेंगे। 2 जनरेशन है सर, 2 जनरेशन का अलग अलग तरह का दिक्कत है। एक तो जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे, हम देख रहे हैं कि उनका दिमाग बहुत शार्प है, लेकिन दूसरी तरह की चीजें उनके साथ में बहुत बढ़ रही है, जैसे चिड़चिड़ाहट और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये कि जो 50+ हो गए हैं या अपने मिडिल एज में है, उनको भूलने की दिक्कत ज्यादा हो रही है। ये दोनों के पीछे क्या कारण आपको दिखाई देता है, और क्या ये दोनों बातें सही हैं? हाँ, ये सही है, क्योंकि वो आजकल जो बच्चों का जो लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत चेंज हो गया है। तो ये सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो उसमें काफी सारे डेफिशिएंसीज हम देखते हैं। अभी विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी है, तो ये बहुत लोगों में डेफिशिएंसी दिखती है। तो उसमें गर्दन में दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, ये तो अभी जो नए जनरेशन है ना, तो वो मोबाइल पे गेम खेलते रहेंगे, टीवी के सामने गेम खेलते रहेंगे, लैपटॉप पे गेम खेलेंगे। आउटडोर जो गेम्स है उसका प्रमाण कम हो गया है। हम एसी में बैठे रहते हैं तो सन एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी है तो वो सन से आएगी। तो और कंटिन्यूअस काम है, जो आईटी के लोग हैं, तो वो 45-50 साल में वो हमने देखा कि वो बर्नआउट हो जाते हैं। उनको वो काम करके थक जाते हैं, उनका वो कंटिन्यूअस काम करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहना। तो उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और हम हमेशा बताते हैं कि उनके लिए आप एक्सरसाइज के लिए करो, या बहुत से लोग जो है कि घर में एसी में बैठे, बाहर फिर एसी गाड़ी में चले गए, ऑफिस में बैठे भी वहां पे भी एसी है, तो धूप में जाने का या बाहर घूमने का है नहीं। तो ये जो है ना गेम्स, पहले जो ग्राउंड के गेम्स होते थे वो कम हो गए, तो उसको फिर से इनकरेज करना, लोगों को अवेयर करना, ये बहुत जरूरी है। तो और खाने में उनका चेंजेस हो गया है, कंपटीशन आ गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ये मोबाइल ओवर यूज करने से ये इसमें से भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बहुत से लोग वो बच्चे वो यूट्यूब चैनल्स या रील्स देखते रहते, तो उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो ये सब चीजें है ना, वो छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये बहुत खाने में है, या अपना जो लाइफस्टाइल है। ओबेसिटी का प्रमाण बहुत बढ़ गया, विदेश में भी 60-70% बच्चे जो है, ये अपने देश का प्रॉब्लम नहीं, विदेश में आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, यूके जाओ, या बाकी यूरोप में है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में तो, या वहाँ तो ओबेसिटी के तो मेजर सर्जरी उनकी ओबेसिटी की सर्जरी होती है, क्योंकि उनका हमने पूछा हमारे दोस्त के ये क्यों होता है, बोले कि हमारे यहाँ बहुत खाते हैं और सबके पास जो गाड़ियां हैं, तो वो कोई पैदल चलना नहीं चाहता, एक्सरसाइज बिल्कुल कम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसके कारण वो बहुत बड़े ये प्रॉब्लम। तो हमको अपना हेल्थ को मेंटेन करना है, और हेल्थ मेंटेन करना है तो तुम्हारा एक्टिविटी जितना ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा अपना लाइफस्टाइल, यानी ये लाइफ स्पैन बढ़ गया है, मगर वो बढ़े हुए लाइफ स्पैन में जो डिसीजेस है उनको भी फेस करना है, जैसे ब्रेन की बीमारियां हैं। तो अभी जो ब्रेन की बीमारी जो है वो डेथ का नंबर 2 कॉज है।
अच्छा। हाँ, दुनिया में, और डिसेबिलिटी का नंबर 1 कॉज है, और 3 में से 1 को ब्रेन में की बीमारी होना ही है। तो इसलिए ब्रेन को सेफ रखना, इसलिए हम हमेशा एडवोकेट करते हैं कि ब्रेन का स्वास्थ्य, ब्रेन हेल्थ को कैसे मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी बात है। तो ये समझना, क्योंकि हमको ब्रेन की बीमारी को प्रिवेंट करना है, और ब्रेन की बीमारी समझो होती है तो वो माइल्ड कैसे हो उसके तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। तो जैसे आपने बताया कि ये एल्डरली लोगों में भूलने की बीमारी है, तो भूलने का जो है, अभी 21 तारीख को ही वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हुआ, सेलिब्रेट हुआ पूरे दुनिया में। तो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएट, पूरे दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट किया गया कि डिमेंशिया क्या होता है और कैसा होना चाहिए। तो एक कॉमन जो कारण है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है, वो जो हमारे फूड में, जो वेजिटेरियन फूड है, वो वेजिटेरियन फूड अच्छा है, मगर उसमें विटामिन B12 की कमी होती है, तो इसलिए वो सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो क्यों विटामिन B12 का एपिडेमिक आ गया? क्योंकि हम ओवर द काउंटर्स जो मेडिसिन यूज करते हैं, एसिडिटी के लिए दवाई खा लिए, तो उससे विटामिन B12 आपके खाने का जो है ना, वो एब्सॉर्ब नहीं होता है। अच्छा। डायबिटीज की मेडिसिन खाते हैं तो उसमें विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होता है। हम पानी पीते हैं तो फिल्टर का पीते हैं, तो पहले के जमाने में वो पानी पीते थे तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते थे। अभी तो हम बैक्टीरिया वाला पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उसमें काफी सारे डिसीजेस होते हैं, तो फिल्टर का पानी पीते हैं। तो उसमें तो विटामिन B12 यदि आप ऑकेजनल नॉन वेजिटेरियन है या प्योर वेजिटेरियन है, तो उन्होंने विटामिन B12 की सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यदि होती है तो आपको पैरालिसिस का अटैक आएगा, आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा, आपके हाथ पैर की नसें कमजोर हो जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ जाएगा, तो जैसे हाथ में चींटियां आना, ये चलने में तकलीफ हो जाएगी, चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा। तो काफ़ी सारी बीमारियां वो B12 डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो B12 डेफिशिएंसी यदि पहले ही डिटेक्ट कर लिया या B12 डेफिशिएंसी नहीं होने दिया, तो हम बहुत सारी ब्रेन की जो बीमारियां हैं उससे दूर रह सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन जितने लोग हैं उनको ये B12 की डिफिशिएंसी मोस्ट प्रोबेबली होगी ही, ये भी हाँ। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जीवन शैली हो गई है, हाँ। उसकी वजह से दिक्कत हो। तो उसका बेहतर सप्लीमेंट क्या है कि जिससे B12 का जो डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन किया जाए या हाँ। वो ना होने दिया जाए? तो वो आजकल टैबलेट फॉर्म में भी B12 आती है, फिर स्ट्रिप्स फॉर्म में आती है। तो B12 की स्ट्रिप्स रहते हैं, तो मुंह में रखे तो मुंह में डिजॉल्व हो जाती है, या अभी बहुत बारीक नीडल से इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम खुद ले सकते हैं, सबक्यूटेनियस या जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं उस टाइप के B12 के भी इंजेक्शन आते हैं। तो जिनको डेफिशिएंसी हो है तो उनको हम इंजेक्शन या वो जो मुंह में डिजॉल्व होने वाली स्ट्रिप्स एडवाइस करते हैं। जिनको अभी प्रिवेंट करना है तो वो टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीजें हैं सर कि रोजमर्रा की मुझे लगता है कि कई लोग इससे जूझते होंगे पर उन्हें पता ही नहीं चलता। हाँ, पता ही नहीं चलता होगा। और कारण भी जो अल्कोहल लेते हैं तो उसमें वो विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं होता है, तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग ये है जो जिनको पता ही नहीं चलता। अब जब बड़ा अटैक आ जाता है तो अभी हमने जो लाइफस्टाइल आप बोल रहे हैं ना, ये चेंज हो गया बच्चों में। तो आजकल हम 17 साल के 18 साल के बच्चों में हार्ट अटैक देखते हैं, पैरालिसिस का अटैक देखते हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए बहुत अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और हम पिछले कई सालों से, अब मैं तो 30-35 सालों से ये ब्रेन की बीमारियों में अवेयरनेस करना, नागपुर में स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो हम बहुत जोर से, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। एक बार बीमारी हो गई तो उसका इलाज डिफिकल्ट हो जाता है, मगर बीमारी नहीं होने देना ये बहुत
जरूरी है। उसके लिए ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने तो पिछली मुलाकात में मुझे ये बताया था कि D3 और B12 की कमी तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, हाँ, उनको भी हो रही है। अभी हमने अभी कुछ साल पहले बॉम्बे के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने स्टडी किया था। हाँ। तो 100 डॉक्टर का विटामिन डी टेस्ट किया तो उसमें 56 डॉक्टर में विटामिन डी की कमी पाई गई। अच्छा। हाँ, तो वो आम लोगों में भी है, डॉक्टर लोगों में, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल तो वैसे चेंज हो गया ना। तो ऐसा है। तो और अभी जो नया जो आया है वो हम जो फेस कर रहे हैं और जिसके बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, वो जो माइक्रोप्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स जो है, तो वो ब्रेन में जमा हो जाता है, उसके कारण काफी सारी ब्रेन की बीमारियां होती है। तो उसके बारे में भी अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। तो एक सर मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए। हमारे घरों में, हमारे ऑफिसों में एक चीज है, वो हमें एक तरीके से बड़ी शीतलता देती है, बड़ा सुख देती है, बड़ा आनंद देती है कि हम धूप से कहीं से आ रहे हैं। हाँ। और नागपुर की गर्मी तो वैसे ही आपको मालूम है कि कितनी परेशान करती है। हाँ। तो ऑफिस आते हैं, घर आते हैं, तो झट से एसी लगा के हम थोड़ा सा कूलिंग लेते हैं, शीतलता हासिल करते हैं। पर हाँ। इस पर भी चर्चा हो रही है अब कि एसी कितना खतरनाक है और ब्रेन रिलेटेड डिसीज के लिए भी जो है वो कितना इम्पैक्ट करता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एसी कितना खतरनाक है। नहीं, एसी में आपको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब भी समय मिलता है, आप मॉर्निंग है तो आप उसमें वॉकिंग करो या अपने बालकनी में कपड़े निकाल के बैठो, तो आपको सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। तो सनलाइट से बहुत एनर्जी मिलती है, सिर्फ विटामिन डी नहीं, वो तुम्हारा जो डिसीज होने का जो इम्यूनिटी है ना, वो बढ़ाती है। इसलिए वो पुराने जो ट्रेडिशन था ना कि लोग सुबह जब सूर्योदय होता था तब सब लोग घूमने निकलते थे पैदल। आपके जो ओल्डर जनरेशन है तो वो निकलते थे। ये ट्रेडिशन आजकल बच्चों में कम हो गई। वो देर से सोते रहते हैं 2-2-2:30 बजे और फिर रात को सुबह में 9-10 बजे उठते हैं। तो उनको वो सन एक्सपोजर जो है वो कम हो जाता है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पर इस पर चर्चा हो रही है कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और तुरंत आप एसी के संपर्क में आ जा रहे हैं। हाँ। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख के इस्तेमाल करना चाहिए। एसी का ये भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। नहीं, ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है। एसी का इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है कि कई तरीके की मिथ, कई तरीके की चर्चाएं लोगों को तो मुझे लगता है कि आपसे वो बहुत से जैसे पैरालिसिस का अटैक है। हाँ, तो लोग बोलते हैं कि वो ठंडी में नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली पैरालिसिस का अटैक यदि आता है तो ठंडी में रहना चाहिए। अच्छा। तो हम तो ये अभी तो कुछ जिनका ब्रेन को डैमेज होता है उसमें आइस की ब्लैंकेट देते हैं को ब्रेन को रिकवर जल्दी होना चाहिए इसलिए। अच्छा। तो इसलिए वो ठंडा जो है ये ब्रेन के लिए अच्छा है। अच्छा। वो क्योंकि उसमें ब्रेन का जो रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, वो अच्छा रहता है और रिकवरी फास्ट होती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये कोल्ड फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं या आइस ब्लैंकेट देते हैं एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये भी लोगों को पता नहीं रहता। लोग बोलते कि नहीं, ठंडा नहीं रखना चाहिए, पैरालिसिस अटैक आया तो। नहीं, वो ये गलत है। वो पैरालिसिस यदि अटैक आता है तो ठंडी में रहने से ज्यादा रिकवरी होती है, अच्छी रिकवरी होती है। एसी उतना हार्मफुल नहीं है जितना उसको प्रचारित किया जाता है। सर बड़ी अच्छी बात। मगर वो फ्रेश एयर लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो ये जो है ना कि फ्रेश एयर की जब हम बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। जैसे एयर पॉल्यूशन अपने देश में बहुत ज्यादा है। तो हमने ये देखा है कि दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बताया कि 99% लोग दुनिया के जो है वो पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके कारण जो पैरालिसिस का अटैक है तो 30% कारण तो एयर पॉल्यूशन है। तो सिटीज में अभी हम जो है ना वो सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के विक्टिम हो गए। अच्छा। हाँ, तो उसके कारण अभी देखो 1950 से 3,50,000 केमिकल्स का शोध लगा है या प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो केमिकल्स है ये तो अपने फूड सिस्टम में आते हैं ना,
तो वो अपने शरीर के ऊपर क्या क्या डैमेज करते हैं वो उनका हमको पता नहीं है। वो बहुत सारे केमिकल्स है, वो बॉडी में जाते हैं, ब्रेन के ऊपर असर करते हैं, हार्ट के ऊपर, लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें का अवेयरनेस बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट का, अपने हेल्थ का, अपने बॉडी का, हम जहाँ रहते हैं हमारे सराउंडिंग का। तो ग्रीनरी रहना बहुत जरूरी है। खाने में भी हम जब बात करते हैं तो वेजिटेबल्स खाना सबसे बेस्ट है। तो जितना ज़्यादा आप वेजिटेबल खाओगे तो 50% जो आपकी प्लेट वेजिटेबल से होना चाहिए। बड़ी अच्छी बातचीत सर आपसे हो रही है। और हम हमारे जो स्टूडियो में मेहमान आते हैं, हम हमारे दर्शकों को उनका जो व्यक्तित्व है उससे भी एक तरीके से रूबरू कराने का काम करते हैं। तो हम और आप का जो क्षेत्र है उस पर हम बातचीत करेंगे, पर मुझे लगता है कि आपसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अवगत कराया जाए। डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरीके से हैं, उनके जीवन की शुरुआत किस तरीके से हुई। और ऐसा भी है कि आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनकी 3 पीढ़ियों को राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल हुआ है। हाँ, ये क्या कहानी है सर? नहीं, अभी हमारे जो पिताजी हैं जी, तो वो भी डॉक्टर थे और वो गवर्नमेंट सर्विस में उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया जी, पर वो काफ़ी सारे गवर्नमेंट सर्विस में उनको काफ़ी उसके लिए अवार्ड्स मिले। उनका जो योगदान था काफ़ी रिकग्निशन किया। रिटायरमेंट होने के बाद में वो संजीवन वृद्धाश्रम है जी, वहाँ वो सर्विस देते थे, लोगों को देते थे। तो रोज़ यहाँ से बस से जाते थे वो 26-30 किलोमीटर। तो काफ़ी साल उन्होंने वहाँ योगदान दिया है। तो उनके योगदान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट और वयोश्रेष्ठ सम्मान है तो राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार दिया है। फिर मेरा जो लड़का है तो वो जब 14 साल का था तभी उसको राष्ट्र अवार्ड मिला है, नेशनल चाइल्ड अवार्ड बोलते हैं उसको। तो उसकी ड्राइंग और पेंटिंग के लिए उसको अवार्ड मिला है। और हमारा जो काम है तो उसके लिए पिछले साल राष्ट्रपति जी ने हमको वो पद्मश्री से नवाजा। तो ये हमारी फैमिली है। हमारे फैमिली में करीब हम तीनों भाई डॉक्टर है, करीब 8 डॉक्टर्स है हमारी फैमिली में। और वैसे तो 12-13 डॉक्टर्स है क्लोज फैमिली में हमारे जो ये है। पर हमारा जो ये है बर्थ मेरा जो है वो छोटे विलेज में हुआ। अच्छा। और जो जहाँ 25-30 घर ही का विलेज था वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, सैनिटेशन नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, पानी नहीं है बराबर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन वहाँ हुआ। फिर उसके बाद में जो स्कूल का एजुकेशन है तो हमारा उमरेड के पास हमारा विलेज है सेव करके। तो हमारे फादर के साथ हम नहीं रहते थे, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे अंकल उनके पास ही रहते थे। फादर का क्योंकि 2-2, 3-3 साल में वो गवर्नमेंट जॉब में रहने कारण उनका ट्रांसफर होता था। तो वहाँ से हम 3 किलोमीटर पैदल हमारा स्कूल होता था। तो हमारी स्कूल बड़ी अच्छी थी, जीवन विकास विद्यालय उमरेड की। तो उसमें काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से निकले और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। हमारे टीचर्स को भी राष्ट्रपति बेस्ट टीचर करके राष्ट्रपति के अवार्ड मिले हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर मैं नागपुर आया। तो फिर हमने 10th के बाद में तो नागपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में हमने एजुकेशन लिया। उसके बाद फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS किया। फिर हमको ऐसा लगा कि जो देश की जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से आगे का एजुकेशन होना चाहिए जी। तो फिर हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से फिर मैंने MD मेडिसिन किया और फिर वहीं से DM न्यूरोलॉजी किया। तो फिर उसके बाद फिर मैं 1-1.5-2 साल बॉम्बे में रहा। अच्छा। मगर मुझे लगा कि बॉम्बे में मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नागपुर में ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसलिए फिर मैं बोला कि हम जहाँ से
पैदा हुए या हमारा जो लोग है, और बॉम्बे का लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, सोशल कनेक्टिविटी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैं नागपुर आया और अभी करीब 37 साल से मैं नागपुर में हूँ। और ये जो ब्रेन की बीमारियों का इलाज के साथ साथ मैं काफ़ी सारे भी एक्टिविटीज़ में रुचि रखता हूँ। बचपन कैसा था सर आपका? नहीं, हमारा बचपन तो अभी जैसे मैंने बताया कि विलेज में ही था, तो विलेज में ही खेलना, खेत पे जाना। तो हमारे ग्रैंडफादर तो पढ़े नहीं थे, तो वो खेत पे जाते थे। तो यही बचपन की बातें। मगर तभी ग्रैंडफादर को लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और डॉक्टर आगे चल के वो हमेशा इनकरेज करते थे। गांव के लोगों को एजुकेशन के लिए वो बहुत, हमारे ग्रैंडफादर इनकरेज करते थे। तो और हमारे फादर भी वो विलेज से पहले डॉक्टर थे। अच्छा। हाँ, तो वो उस टाइम वहाँ से वो नागपुर आते थे पढ़ने के लिए। अच्छा। तो जो रॉबर्टसन मेडिकल स्कूल थी वहाँ मेयो हॉस्पिटल जहाँ है, अच्छा। वहाँ से हमारे पिताजी ने एजुकेशन किया। कौन सी स्कूल थी? रॉबर्टसन मेडिकल स्कूल। अच्छा, मेडिकल स्कूल। ये मतलब मेडिकल कॉलेज जो नागपुर मेडिकल कॉलेज हुआ उसके पहले। अच्छा, उसका नाम था, तो वो कॉलेज भी था और हॉस्पिटल भी था। कितने साल पहले की बात होगी सर? वो होगी 45-46 की वगैरह। अच्छा। और आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, या जो आपके दादाजी थे या पिताजी जो थे, तो उनका पारंपरिक व्यवसाय खेती था? किस तरीके के आप खेत थे? कुछ पुराने लोगों की बड़ी कहानियां होती हैं संघर्ष की उनमें, और उस संघर्ष में गरीबी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण एक तरीके से एस्पेक्ट हो जाता है। और गरीबी से, परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए निकल के फिर वो सफलता में आते हैं। अब जैसा आपके जीवन की शुरुआत हुई चंद्रशेखर मेश्राम के तौर पर, अब आप ऐसी स्थिति में है कि आप दुनिया के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन जो हैं उनमें आप गिने जाते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है, उसके देश भर के 3 ही ट्रस्टी होते हैं एक साथ दुनिया में, तो उनमें आप एक हैं। तो मतलब इतनी सारी अचीवमेंट आपके साथ में जुड़ी हुई है। तो इस पूरी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, रेखांकित करते हैं? हाँ, नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप विलेज से, एक छोटे विलेज से एजुकेशन चालू करके, यानी पैदाइश भी मेरी विलेज में ही हुई, और वहाँ से जाके तो ये उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा अकेले का योगदान नहीं है, फैमिली का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, हमारे दोस्त है उनका कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। जो डॉक्टर्स है तो उनका जो गाइडेंस है, जो सोसाइटी का ये जो है वो सबका कंबाइंड इफेक्ट है। हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट है वो हम दूसरों के कंधे पे खड़े हैं। अच्छा। इसलिए हमारी हाइट ज़्यादा दिखती है, मगर उसमें कंट्रीब्यूशन सबका है ना। पेशेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है। हम जिस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, तो जो कुछ भी एक्टिविटी है ना, तो हम अकेले तो नहीं कर सकते। पब्लिक एजुकेशन है वो अकेले नहीं कर सकते, या एजुकेशन हमारे जो टीचर्स है उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो राइट टाइम पे, सही टाइम पे जिन्होंने अच्छा हमको गाइडेंस दिया है, तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, तो हम जो एक्टिविटी करते थे, तो यहाँ एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ से हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अवेयरनेस के लिए या एजुकेशन के लिए एक्टिविटी चालू किए। तो उस टाइप की एक्टिविटी पे हमने महाराष्ट्र लेवल पे किए, फिर नेशनल लेवल पे किए। तो पहले मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हो गया एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, फिर महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हो गया, फिर जो इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के देश की सब न्यूरोलॉजिस्ट की संगठन है, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट हो गया 2013-14 में। और उसके बाद में हमारे जो डॉक्टर्स लोग थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऐसा लगा कि मेरा रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी में होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा सपोर्ट किया है, दुनिया के दूसरे डॉक्टर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जो वर्ल्ड जो फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है, उसकी जो संसद होती है, तो 125 देश जिसके सदस्य है, तो हर एक कंट्री से एक एक मेंबर होता है।
तो उनकी जो संसद में तो मुझे इंडिया के तरफ से 7 बार नॉमिनेट किया, तो मैंने वो 7, जनरली सब लोगों को एक ही बार चांस मिलता है, मगर हमारे जो लोगों ने मेरे को नॉमिनेट किया तो मैं 7 बार देश का प्रतिनिधित्व किया उस संसद में। तो काफ़ी सारे उसमें चीज़ें पता चलती है, या एज ए ट्रस्टी आप पूरे दुनिया में घूमते हो, कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देते हो, काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन करते हो, बाकी लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है वो समझते हो। फिर मैं 8 साल तक वो ट्रॉपिकल न्यूरोलॉजी है, वर्ल्ड ट्रॉपिकल न्यूरोलॉजी, उसका मैं प्रेसिडेंट रह चुका। तो ये जो जर्नी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है ऐसे। और ये जो यात्रा है इसमें आपकी माताजी और आपकी पत्नी की भूमिका किस तरीके? हाँ, वो मैंने बताया ना, जैसे फैमिली की बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे वाइफ जिसका नाम नम्रता है, वो काफी सब सपोर्ट करती है। वो भी डॉक्टर? जैसे वो डॉक्टर नहीं है। अच्छा। हाँ। तो मतलब आप डॉक्टर, अभी तो ये चलन चलता है कि अगर आप जिस प्रोफेशन में हो समकक्षी आपका जो है वो, फिर जब हमने रिसर्च चालू किया, हम इंटरनेशनल रिसर्च करते थे, तो उसमें 4-5 प्रोजेक्ट में हम दुनिया के नंबर 1 नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्रूट करने में हमारा नंबर 1 आया पूरे दुनिया में। तो वो मेरी वाइफ ने फिर वो रिसर्च में डिप्लोमा किया। अच्छा। और फिर वो रिसर्च में हेल्प करती थी। तो अभी आजकल हमारा हम ये वर्ल्ड फेडरेशन में न्यूरोलॉजी के तब से हमने रिसर्च कम कर दिया किया, मगर वो अभी भी क्लिनिक में हेल्प करती है, घर में हेल्प करती है, बाकी चीज़ों पे काफ़ी सपोर्ट करती है। तो हमारे 2 बच्चे हैं, तो एक आर्टिस्ट है, और तो उसने एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन किया। अच्छा। दूसरा बेटा वो डॉक्टर बन गया, वो अभी न्यूरोलॉजी कर रहा है, तो उसका भी फिर आगे चल के सपोर्ट रहेगा। तो ये सब करते करते जो वर्ल्ड न्यूरोलॉजी, फिर जो एकेडमिक्स जो है, और पब्लिक अवेयरनेस है, रिसर्च है, सोशल एक्टिविटीज़ है, तो ये सब चीज़ों में हमने ध्यान दिया है लोगों के अवेयरनेस के लिए। जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में हमने फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी 6 बार नागपुर में पहले बार ऑर्गेनाइज किए डॉक्टर जब्बार पटेल के साथ में। उसके बाद में हम पिछले साल में ऑरेंज सिटी हेल्थ फिल्म फेस्टिवल किए, आरोग्य फिल्म फेस्टिवल, यानी हेल्थ के रिलेटेड मूवीज लोगों को दिखाएं। तो हेल्थ अवेयरनेस कौन सी चीज़ों से अपन कर सकते हैं, तो मूवी एक अच्छा मीडियम है लोगों को बताने के लिए, समझने के लिए। तो उसके जरिए हमने लोगों का अवेयरनेस 2 दिन का फेस्टिवल, वो हेल्थ फिल्म फेस्टिवल किया। तो मैम का ये एक बड़ा काम है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये कंट्रोल रखा है कि आपको नमक और शक्कर से दूर रखा जाए ताकि आप बहुत स्वस्थ रहे। हाँ, मैंने नमक की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल नमक तो जरूरी है खाने में, मगर एक्स्ट्रा नमक अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग जो एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए, वो एक्स्ट्रा वाला। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी अचानक से आ गया, मुझे लगता है कि ये पूछना चाहिए कि ऐसे समय में जब हम नागपुर को देख रहे हैं, वो एक सेंट्रल इंडिया का बड़ा मेडिकल हब नागपुर बन रहा है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनके आज के समय में बड़े बड़े अस्पताल हैं। आपके जीवन में कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपका भी एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप में इतने बड़े नाम बहुत पहले बन गए थे, और आप खुद भी चाहते तो एक बड़े हॉस्पिटल का आप सेटअप कर सकते थे, और हॉस्पिटल और मेडिकल क्षेत्र जो है वो किस तरीके से कमर्शियल एसोसिएट है, इसको भी हर कोई जानते हैं। आप अब भी एक रामदासपेट में फ्लैट स्कीम है, वो फ्लैट स्कीम जिसकी है वो डॉक्टर वो भी बड़े प्रसिद्ध हैं, वहां पर आप एक छोटे से फ्लैट में सिर्फ ओपीडी तक सीमित हैं। क्या आपने कभी ये ना सोचा कि आपका भी एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए था? नहीं, वो देखो, वो हम हमेशा बताते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हमेशा कंसिडर करना चाहिए, और आपके जो इंटरेस्ट है वो उसमें जरूरी है। अभी मैं यदि हॉस्पिटल बनाता था तो हॉस्पिटल में इतना बिजी हो जाते हैं कि तुम बाकी जो चीज़ें हैं जो तुमको अच्छा लगता है तो उस पर ध्यान नहीं देते थे।
मैं शायद हॉस्पिटल बनाता तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड में उसमें काफ़ी समय देना पड़ता है हमको। जर्नल का मैं असिस्टेंट एडिटर हूँ तो उसमें काफ़ी समय देना पड़ता है। काफ़ी अब 125 देश की कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनके प्रोग्राम्स देने पड़ते हैं या लेक्चर देने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों पे या तुमको पब्लिक अवेयरनेस पे करना है। तो ये साल में पूरा थ्रू आउट ईयर जो अलग अलग चीज़ें आती है, पार्किंसन डिसीज़ हो या डिमेंशिया हो, स्ट्रोक हो, इपिलेप्सी हो, हेडेक हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, ये सब चीज़ों पे अवेयरनेस करना, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है, आपका पैशन क्या है, तो वो ध्यान दो। कुछ कुछ लोगों का पैशन है हॉस्पिटल बनाना, तो वो सही है उनके तरफ, पैसे कमाना, उनके हिसाब से वो सही है। वो मुझे शायद वो मेरा जो ये है टेम्परामेंट है या मेरे को जो चीज़ों में इंटरेस्ट है, सोशल एक्टिविटी करना है या बाकी चीज़ें जो करना है, तो उसमें मेरे लिए वो हॉस्पिटल बनाना, ये बड़े हॉस्पिटल का ओनर होना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो मैंने वो डिसीजन लिया शुरू से ही कि हॉस्पिटल नहीं बनाना है। तो मेरे ख्याल से वो सही मेरा डिसीजन था। पर आपके नाम से तो कोई आपका सिर्फ नाम भी काफी था और एक बड़ा हॉस्पिटल जो है उसका सेटअप हो जाता था। तो उसके लिए भी आप तैयार नहीं हुए अपना नाम देने के? और उसमें फिर क्या कि हमारा जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था ना, तो वो बहुत वीक था। मेरा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था फैमिली में, जो हमने तो उसके लिए भी इसलिए वो सोचा नहीं कि हॉस्पिटल बनाना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल बैकिंग भी बहुत लगता है ना, आजकल हॉस्पिटल बनाना है ना, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। तो उसमें लोन लो, फिर वो कर्जा करो और फिर उसको फेरते रहो और उसके बारे में सोचते रहो, तो ये भी तो मुश्किल हो जाती है। तो उसका भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो इसलिए अपने जो नीड्स हैं वो मिनिमम रखो और अपनी एम्बिशंस मिनिमम रखो, और लोगों से कंपेयर मत करो कि वो क्या कर रहे हैं, उसके पास कितने पैसे हैं, उसका बड़ा हॉस्पिटल है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, या वो कितने कमा रहे हैं। तो वो हमने वो कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपने को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। अपना जो कॉन्शियस है, अपना जो माइंड है, उसको हमेशा उसकी बात सुनना चाहिए। तो फिर लाइफ जो है बहुत एंजॉयबल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि सुखी जीवन की परिभाषा क्या हो सकती है, या क्या है कि मतलब अगर इस तरीके का आपका जीवन है तो वो बहुत अच्छा जीवन है? नहीं, तो वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है कि, तो ये इंडिविजुअल का जो हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है ना, वो इंडिविजुअल से अलग अलग होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत ये करूँगा, वो करूँगा, बिजनेस करूँगा, बहुत पैसे कमाऊँगा, बहुत बड़ा घर बनाऊँगा, उसके बाद मैं हैप्पी होगा। तो वो ठीक नहीं है। आपके हैप्पीनेस का क्या फार्मूला है? हाँ, मेरा हैप्पीनेस का फार्मूला ये है कि आपका जो 4 चीज़ें हैं उसमें, एक है कि वो आपका जो वर्किंग है, वो आप में, आपका जो काम करते हो आप, तो उसमें आप खुश रहना चाहिए और उसमें आप ऐसा लगता है कि आपके लिए, आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा है फैमिली। तो आपका जो फैमिली लाइफ है, फैमिली में कम्युनिकेशन है, वो अच्छा रहना चाहिए। फैमिली तुमको बहुत सपोर्टिव रहना चाहिए, तो वो हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली में डिस्प्यूट रहा तो आप हैप्पी नहीं रह सकते। तीसरा है फ्रेंडशिप। तो आपके दोस्त बड़े अच्छे होने चाहिए और उनकी आदतें तुम्हारे ये है। तो बहुत सारे हमने देखे कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि दोस्त की बुरी आदत थी इसलिए वो बह गए। तो तुम्हारे दोस्त अच्छे रहे तो तुमको बहुत सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं वो। और चौथा, तुम्हारा जो फेथ है, वो फेथ तुम्हारे रिलीजन में होता है, तुम्हारे थिंकिंग में होता है, तुम्हारे आइडियोलॉजी में होता है, तुम्हारे नेचर में हो सकता है। तो तुम्हारा जो सराउंडिंग है, तो कोई भी चीज़ में तुम्हारा जो फेथ है, तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये हैप्पी लाइफ का है ना, तो वो डेफिनेशन अलग होता है। एक आपने हैप्पीनेस के बारे में पूछा, तो एक मैथ्यू रिकॉर्ड है
उसको दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन करके रिकग्नाइज किया जाता है। तो वो मैथ्यू रिकॉर्ड की कहानी बड़ी रोचक है। तो उनके जो टीचर थे वो उनको नोबेल प्राइज मिला था और ये भी रिसर्च करते थे बायोलॉजी में। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे और ऐसा समझा जाता था कि मैथ्यू रिकॉर्ड को भी नोबेल प्राइज मिलेगा। उनके फादर जो है वो फ्रांस के थे। मैथ्यू रिकॉर्ड फ्रांस में रहते थे और उनके फादर जो है थे वो भी काफ़ी बड़े गवर्नमेंट को एडवाइजर करके थे। उनके चाचा जी भी म्यूजिशियन थे, उनकी मदर भी बहुत सोशल वर्कर थी। तो उनको काफ़ी सारे लोग जो उनके यहाँ बड़े बड़े ऊंचे लोग जिनका बहुत नाम है दुनिया में, वो मिलने आते थे। पर उनको ऐसा कभी लगा कि ये लोग तो है, उन्होंने बहुत अचीव किया, मगर शायद हैप्पी नहीं है। और उन्होंने एक बार एक फिल्म देखी, वो तिबेट के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके ऊपर फिल्म थी और उनको ऐसा लगा कि ये लोग, उनके चेहरे में जो कामनेस है और हैप्पीनेस है, तो ये बहुत, उससे वो प्रभावित हुए और वो इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ की जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस है मॉनेस्ट्री में वो रहे और उसके बाद में वो मॉन्क हो गए। उन्होंने नोबेल प्राइज को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंट समझा। वो बुद्धिस्ट मॉन्क हो और वो दलाई लामा जी के साथ रहते हैं। अच्छा। और उन्होंने अभी भी है। अच्छा। और उनको दुनिया में काफ़ी जगह लेक्चर्स देते हैं पूरी दुनिया में और उनका दुनिया के हैप्पीएस्ट पर्सन करके उनके काफ़ी अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो ही इज़ रिकग्नाइज्ड एज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हर एक की जो डेफिनेशन है हैप्पीनेस की वो अलग अलग होती है आपके। और हमारे जो ये है ना, तो आप लाइफ में कैसे कैसे लोगों के साथ, विचार के साथ जुड़ते हो। जैसे मैं इंटर्नशिप में ही मैं बाबा आमटे का जो आनंद वन है वहाँ के 7 दिन के लिए कैंप के लिए गया था। तो वहाँ मैं 7 दिन रहा। तो ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे लीजेंड लोगों से मिले, उनके जो डॉक्टर प्रकाश आमटे है, डॉक्टर विकास आमटे, वो फैमिली के साथ में जो हमारा एसोसिएशन इतने साल से रहा है, जो इंटर्नशिप से लेके, और बाकी भी जो डॉक्टर्स हैं या जो जिनको बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसे डॉक्टर्स के साथ एसोसिएशन काफ़ी रहा है हमारा। आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त अब भी दोस्त हैं? हाँ, है ना, अभी भी दोस्त है, उनके साथ में कम्युनिकेशन है। तो हमारे जो मेडिकल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनके साथ में हम 8 दिन में, 15 दिन में ऐसे मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। हमारे जो चंडीगढ़ में जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन है, उनके साथ हमारा मिलना जुलना होता है। तो ये फ्रेंडशिप रखना और फ्रेंडशिप मेंटेन करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो बाबा आमटे हमेशा कहते थे कि मेरा अचीवमेंट जो मैंने पैसे अर्न नहीं किया है, मगर लोगों की गुडविल अर्न की है। आप बीच बीच में भावुक भी हो रहे हैं सर। हाँ। ये कोई ऐसा दोस्त हो जो आज भी आपके उस गांव में मौजूद हो, जिसके साथ आप स्कूल जाते हो, खेलते हो, आज आप यहाँ पर हैं और वो गांव में ही हो, ऐसे कोई दोस्त हैं? ऐसे है ना, ऐसे दोस्त है कि जो गांव में रहे, कोई खेती के कुछ सर्विस से रिटायर हो गए, अभी भी विलेज में है। आपसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, उनको बहुत पुरानी बातें याद आती है। कुछ लोग हमारे जो स्कूल के जो थे, वो हमारे जो उमरेड में हमारी स्कूल थी, तो वहाँ पे भी अभी रहते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि वो अचीवमेंट करके, जैसे पिछले साल हमारे जो जीवन विकास विद्यालय जो थी, तो वहाँ के जो एलुमनी स्टूडेंट्स हैं, माजी विद्यार्थी जो है, उन्होंने एक एसोसिएशन बना के पिछले साल आइडियल स्टूडेंट या इंस्पायरिंग स्टूडेंट करके हमारा फेलिसिटेशन किया था। तो ये परंपरा पिछले साल से चालू होके वो चालू है कि जो स्कूल्स में जाके जिन्होंने अचीवमेंट किया काफ़ी ज़्यादा लाइफ में, उनको फेलिसिटेशन करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना और उनके साथ बातें करना,
ये जो एक्टिविटी चालू की है, कुछ जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसमें इनिशिएटिव, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनिशिएटिव लेके एक प्रोग्राम अभी ये चालू किया है। आप तो दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं, पर लेकिन उसके साथ में कई तरह के अलग अलग जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी आप करते हैं, और उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण जन जागृति से रिलेटेड, ब्रेन की जन जागृति से रिलेटेड आप अलग अलग तरह के कार्यक्रम तो करते हैं, अलग अलग संस्थाओं से आप एसोसिएट भी हैं। लेकिन एक बड़ा जरूरी काम ये है नागपुर के लिहाज से कि आप लोग एक बड़ा बढ़िया फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 8 फिल्में देखने का इससे मौका मिलता है, और दुनिया भर की जो फिल्में हैं वो इस फेस्टिवल में दिखाई जाती हैं। तो फिल्मों से आपका झुकाव किस तरीके से रहा, कैसे लगाव रहा? ये फिल्मों से बचपन वाला प्यार है या धीरे धीरे जाके? नहीं, हमको वो अच्छी फिल्म देखने का तो इंटरेस्ट काफी दिन से था, यानी स्टूडेंट लाइफ से था। अभी हम तो जहाँ रहते थे तो वहाँ कोई फिल्म वगैरह आती नहीं थी, कभी साल में 1-2 फिल्म देख लिए, बस उतना ही। तो कॉलेज में आने के बाद में कुछ अच्छी फिल्म देखे, कुछ अच्छे ड्रामा देखे, तो अलग अलग एक्टिविटी में हमको हमेशा ही इंटरेस्ट रहा है। तो जब यहाँ जब आए हम, तो जैसे हमारे चंडीगढ़ में जो हमारी इंस्टीट्यूट थी, तो हर वीक में हमको एक इंग्लिश मूवी और एक हिंदी मूवी दिखाते थे, सभी डॉक्टर्स जाते थे और हमारे ऑडिटोरियम में। और हमने ऐसा देखा कि जो पब्लिक एजुकेशन है, अवेयरनेस है या डिसीज के बारे में, तो वो फिल्म एक बहुत अच्छी मीडियम है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, सोशल एस्पेक्ट के लिए। तो हमने जो पार्किंसन डिसीज के ऊपर फिल्म दिखाई, स्ट्रोक के ऊपर फिल्म दिखाई, इपिलेप्सी के ऊपर फिल्म दिखाई, तो उससे लोगों को बहुत अवेयरनेस आया, और उसमें जो लोगों की जो गलत धारणाएं हैं वो काफ़ी क्लियर हो गई। लोगों के मन में बहुत मिथ्स रहते हैं। तो वहाँ से हमको ऐसा लगा कि ये मूवी एक बड़ा अच्छा माध्यम है जिसके कारण तुम हेल्थ और बाकी सोशल लाइफ का अवेयरनेस कर सकते। तो वो धारणा से हमने ये फिल्म फेस्टिवल चालू किया है। जैसे हम टीवी पे भी जाते थे, मैं और मेरा एक साइकेट्रिस्ट दोस्त है डॉक्टर सुधीर भावे, तो इपिलेप्सी के बारे में जब भी हम अवेयरनेस करते थे तो मैं कमेंट्री देता था, और डॉक्टर भावे इपिलेप्सी के टाइप्स जो है तो वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे। अच्छा। तो उसमें लोग जब आते थे ना, तो वो बताते कि आपने जो 4 नंबर का जो टाइप बताया ना वो मुझे है। अच्छा। या 3 नंबर का जो बताया ना वो बीमारी मुझे है। तो वो देख के उन्होंने खुद को डायग्नोसिस कर लिया, और जो बहुत बार वो सच होते थे। जैसे हम पेपर में भी लिखते हैं आर्टिकल्स, तो पार्किंसन डिसीज के बारे में, तो वो लोग कटिंग लेके आते हैं और वो बताते हैं कि ये जो लक्षण है हमने पेपर में पढ़ा, तो ये हमको लक्षण ये दिख रहे हैं, तो और ये बीमारी है। तो लोग सच होते हैं, वो बहुत बार वो सच रहता है। कभी कभी वो टेंशन के कारण भी आते हैं, मगर वो कंफर्म कर लेते कि आप हमारी जो सोच है वो बराबर है कि नहीं। तो ये अवेयरनेस का बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे मेडिकल फील्ड में जो डेवलपमेंट होती है, रिसर्च होता है, तो डॉक्टर तक सीमित रहता है, मगर उसका लोगों तक पहुंच जाना, वो इन्फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये फिल्म फेस्टिवल का जो शुरुआत हुई, ये वो लोगों को अवेयरनेस और उसके बारे में सिर्फ एंटरटेनमेंट करके नहीं, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ऐसा उसका माध्यम। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी? मेरी पसंदीदा फिल्म है डॉक्टर जिवागो। अच्छा। हाँ। इंडियन फिल्म कोई? इंडियन फिल्म काफी सारे फिल्म मुझे आप लगते हैं। तो अभी बहुत सारी फिल्म अलग अलग जो फिल्म्स हैं वो नई जनरेशन की फिल्में देखते हैं आप? नई जनरेशन की मैं कम देखता हूँ, पुराने जनरेशन की ज्यादा देखता हूँ। आंधी है, अभिमान है, जहाँ म्यूजिक भी अच्छा है, या ये फिल्में मुझे अच्छी पसंद आती है क्योंकि मुझे म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है। मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी काफी सुनते रहता हूँ। सितार है, सरोद है, संतूर है, ये सब चीजें। कोई एक्ट्रेस सर पुरानी जो आपको पसंद हो? हाँ, पुरानी जो एक्ट्रेस है उसमें वहीदा रहमान है, रेखा है, नरगिस है, ये
कभी इनसे मिलने का मौका मिला सर? नहीं, हमको वैजयंती माला से मिलने का मौका मिला। अच्छा। कि जब हमको पद्मश्री अवार्ड मिला, तब वैजयंती माला जी को पद्म विभूषण का अवार्ड मिला, तो वहाँ हम उनसे मिले। आपने बताया कि मैं आपका फैन रहा हूँ, फैन हूँ। बात हुई उनके साथ, उनको बहुत खुशी हुई। उनके साथ उनके लड़के ने हमारा फोटो भी लिया। अच्छा। वैजयंती माला जी के साथ में। तो जब हम स्टूडेंट थे तो वो बड़ा अच्छा उनसे मिलने का मौका मिला। अभी तो आपने कहा कि बम्बई का जीवन आपको रास नहीं आया। हाँ। तो जीवन ने तो आपके लिए इतनी सफलता लिखी है, उसमें स्वाभाविक सी बात है आपकी मेहनत भी है। अगर आप मुंबई में होते तो संभव है कि ये सारे लोग कभी ना कभी आपसे मिल रहे होते, या जीवन में अभी भी ऐसा मौका हो सकता है कि कभी आपकी एडवाइस या कभी आपके पास इलाज करवाने के लिए वो आ जाए, कुछ नियति ऐसा भी तय कर दे? हाँ, हो सकता था। हो सकता। हाँ। क्योंकि वो आते हैं ना, अभी जो हमारे सीनियर्स है या उनके पास तो ये इनको जो प्रॉब्लम्स हुई है, विदर्भ के लोग या सेंट्रल इंडिया के लोग जो मुंबई में रहते हों, हाँ, वो तो आपसे तो परिचित होंगे। तो हाँ, हो सकता है कि फिल्म के भी लोग हों, वो अपने इलाज के लिए आपसे एडवाइस लेते हों, हाँ, या मिलने आते हों। हाँ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है सर कि आया हो कोई स्टार, कोई बड़ा आदमी जिसने ये कहा हो कि यार चंद्रशेखर मेश्राम सर, आप हमारी ट्रीटमेंट करिए? आजाद नहीं, ऐसे स्टार्स का तो कोई ऐसा ये नहीं हुआ, इंटरेक्शन नहीं हुआ। मगर उनके कुछ जो कुछ डायरेक्टर्स है, उनके जो कुछ फैमिली या रिलेटिव्स है, तो वो फ़ोन करके पूछते हैं और एडवाइस लेते हैं। कभी रिपोर्ट्स है उनके, तो वो भेज के उनका एडवाइस लेते हैं। गाना सर कौन सा पसंद है आपको? कोई एक आध फेवरेट गाना हो जो आपके जीवन से, आपकी लाइफ से बहुत रिलेट करता हो, वो आप गुनगुनाते हो, सुनते हो? नहीं, ऐसे बहुत से गाने पसंद है, पर वो कोई भी गाना ऐसा लाइफ से रिलेटेड ये नहीं है। पर गाने सुनना, हाँ, गाने सुनना पसंद है। अच्छा, म्यूजिक सर आपके स्ट्रेस को कम करता है? कम करने में हाँ, कितनी कारगर है? काफी अभी जैसे स्ट्रेस को कम करना है, या इवन अभी कुछ चीजें हैं, उसमें हम म्यूजिक थेरेपी भी एडवाइस करते हैं पेशेंट के लिए। तो म्यूजिक थेरेपी से पेशेंट का जो रिकवरी है ना, वो अच्छा होता है, उससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उसमें इंटरेक्शन होता है, उसमें कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और जो ब्रेन का रिकवरी है, जैसे पेशेंट कोमा में भी रहा तो हम उनको बोलते हैं कि उनको समझो म्यूजिक में इंटरेस्ट है, जो गाने जिस टाइप के गाने सुनते हैं या भजन सुनते हो, तो उनको वो आप सुनाइए। तो वो उसमें हम उनके कान में ये लगा देते हैं, माइक लगा के, या वो स्पीकर लगा के, ईयरबड्स लगा के उनको म्यूजिक सुनाते हैं दिन भर। तो ये रिकवरी के लिए अच्छा हेल्प करता है। अगर मैं आपसे अब बातचीत के अंत में ये सवाल पूछना चाहूँ कि आप अपने जीवन की सफलता और अपनी जीवन यात्रा को किस तरीके से देखते हैं और उसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, और उनमें किन मूल्यों का बहुत एक तरीके से हिस्सेदारी है, इसको अगर आप बताना चाहें तो वो किस तरीके की बात रहेगी? नहीं, अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो लाइफ है वो सोशियो सेंट्रिक होना चाहिए। यानी हमने हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है। तो जब भी तुम्हारा लाइफ सोशियो सेंट्रिक रहेगा, तो उसमें तुमको आप जो कर रहे हो वो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है, और तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल कम रहता है, और आगे चल के आपको सोशियो सेंट्रिक रहने से बाकी के भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। तो आजकल का काफ़ी सारा लोग जो है वो सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं, तो उसमें से सेल्फ सेंट्रिक से निकल के सोशियो सेंट्रिक कैसा रहना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, आदमी का दिमाग खराब ना हो और आदमी का ब्रेन स्वस्थ रहे, हाँ, इसको लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, तो ये जो मैंने जो 6 पिलर्स बताया वो मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक्सरसाइज, फिजिकल और मेंटल, अच्छा आहार, स्वस्थ नींद, सोशल कनेक्टिविटी, बैड हैबिट से दूर रहना, और
ये जो चीजें हैं उनके तरफ ध्यान देना। एक आखिरी सवाल अब चलते चलते आपसे मेरा ये है कि आपने जो वैश्विक लेवल पे एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च का हवाला देते हुए एक बात कही है जो बहुत गंभीर भी है कि हम जो खाना खा रहे हैं, हमारे दिमाग में बड़े पैमाने पर नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहे हैं। हाँ। तो ये किस तरीके से पहुंच रहे हैं और ये कितने घातक हैं और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है? ये बहुत घातक है। ये अभी नया रिसर्च आया है। अभी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम जिधर नज़र घुमाओ उधर तुमको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है। मगर इस साल मार्च के महीने में नेचर मेडिसिन में ये रिसर्च आया और मई के महीने में ये न्यूरोलॉजी टुडे, जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का जो न्यूज़लेटर आता है, उसमें उसके ऊपर चर्चा हुई, वो पब्लिकेशन आया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों का ओपिनियन लिया। तो और उसमें बहुत जो चीज़ें हैं वो पता चली कि जो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसमें ये दिखा कि ब्रेन के अंदर में लीवर और किडनी के बदौलत 10 से 30 गुना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक या नैनोप्लास्टिक जमा हो जाते हैं। फिर जिनको मेमोरी कम होती है या डिमेंशिया होता है, अल्जाइमर डिसीज होते हैं, उसमें यह देखा गया है कि नॉर्मल आदमी से 10 गुना ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक उनके ब्रेन में पाए गए। फिर ये देखा गया है कि 2016 में जो जिनकी मृत्यु हुई नॉर्मल आदमी की और 2024 में जिनकी मृत्यु हुई नॉर्मल आदमी की, उसमें 50% ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक जिनकी मृत्यु 2024 में हुई। यानी दिन ब दिन वो प्लास्टिक का जो ब्रेन में एक्यूमुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। और ये ब्लड वेसल्स जो है जिसमें सर्जरी करके क्लॉट निकालते हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। तो ये बड़ी चिंता का विषय आया है कि जैसे हम पानी पीते हैं प्लास्टिक की बोतल से, तो 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल से अब हम पानी पीते हैं तो 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में जाते हैं। हम कोई प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करते हैं या रेस्टोरेंट से, होटल से आता है प्लास्टिक के बर्तन में, उसको गर्म करते हैं तो उसमें बिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक वो खाने में मिक्स हो जाते हैं और हमारे पेट में जाते हैं। हम चाय पीते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में या प्लास्टिक के कप में, या डिप चाय पीते हैं। जब भी हम वो डिप चाय पीते हैं तो गर्म पानी में डालते हैं तो काफ़ी सारे माइक्रोप्लास्टिक वो चाय में जाते हैं। तो हम जब चाय पीते हैं तो हमारे पेट में जाते हैं। कुछ जो ज़मीन से में जो माइक्रोप्लास्टिक जमा हो गए हैं, तो कुछ जैसे कैरेट्स है, गाजर है या एप्पल है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक का प्रमाण ज़्यादा पाया गया है। तो समुंदर है, समुंदर में 24 ट्रिलियन माइक्रोप्लास्टिक्स हैं। तो जो सी एनिमल्स है, फिश है, वो माइक्रोप्लास्टिक उनके पेट में जाएंगे, उनके शरीर में जाएंगे, फिर हम फिश खाएंगे तो हमारे बॉडी में जाएंगे। तो और ये प्लास्टिक जिधर उधर इतना ज़्यादा आ गया है। तो कुछ महीने पहले हमने रिपोर्ट पढ़ा था, ये गया का ऑपरेशन किया तो उसमें से 80 किलो प्लास्टिक निकला जी। हाँ, तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक, वो पार्टिकल्स, एयर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो जमा होता है। तो ये प्लास्टिक का जो यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में कितना कम होना चाहिए ये, और प्लास्टिक के कैसे बचना है। जैसे गवर्नमेंट ने तो रूल्स निकाल दिए, कर लिए कि प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स यूज मत करो, मगर उससे होता नहीं है। जितने हमारे जो फूड आइटम्स हैं सभी प्लास्टिक के इसमें रैपर इसमें पैक होते हैं। तो उसके ऊपर डॉक्टर्स को सोचना है, लोगों को सोचना है, समाज को सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है। जैसे और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम कहीं पानी कैरी करते हैं तो प्लास्टिक के बॉटल में कैरी नहीं करके स्टील के या कांच के बॉटल में कैरी करो।
अभी आजकल काफ़ी सारे होटल्स में प्लास्टिक की बोतल देते नहीं, कांच की बोतल में पानी देते हैं। तो वैसे खाना यदि गर्म करना है तो प्लास्टिक की बोतल नहीं, कांच में के या स्टील के बर्तन में खाना गर्म करो। या प्लास्टिक का कितना कम से कम यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाय पीना है तो डिप वाला चाय नहीं पियो, आप पत्ती वाला चाय बॉईल करके पियो और उसको फिर फिल्टर करके पियो। तो ये जो छोटी चीज़ें हैं या जो, तो हर एक ने प्लास्टिक का यूज़ कितना कम कर सकते हैं अपने लाइफ में, तो ये जो अवेयरनेस बढ़ेगा। या लोग प्लास्टिक लेके रास्ते पे फेंक देते हैं, तो उसके कारण वो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाता है। तो वो पानी में, नदी में, तो इवन माउंट एवरेस्ट पे भी, यानी पर्वत हो, नदी हो, पानी हो, हर जगह प्लास्टिक मिला है। तो प्लास्टिक का को तो पूरा अपन तुम्हारे लाइफ में ख़त्म नहीं कर सकते, मगर प्लास्टिक का यूज़ कितना कम कर सकते हैं उसके ऊपर हम विचार जरूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पानी से प्लास्टिक आता है, खाने से प्लास्टिक आता है, और ज़मीन से प्लास्टिक आता है, स्किन से प्लास्टिक आता है, लिपस्टिक है, क्रीम्स है, ये तुम अप्लाई करते हो, या सिंथेटिक कपड़े पहनते हो, उसमें से माइक्रोप्लास्टिक अपने बॉडी में जाता है। तो ये सब चीज़ें, टूथपेस्ट है उसमें माइक्रोप्लास्टिक होता है। तो ये सब चीज़ों से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। यानी ये जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, तो उतना आपका ब्रेन शार्प रहेगा, उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, उतना आपका एटीट्यूड चेंज होगा, और आप को जो है, जो ब्रेन हेल्थ है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, ब्रेन ज़्यादा शार्प रहेगा। तो आप किताबें पढ़ो, आपको कुछ लिखने में रुचि है तो आप लिखो। तो जितना ज़्यादा आप ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहोगे, चैलेंज करते रहोगे नए नए चीज़ के लिए, नए हॉबीज़ डेवलप करने के लिए, नई चीज़ें सीखने के लिए, उतना ज़्यादा नई लैंग्वेज सीखो, तो उतना ज़्यादा ब्रेन शार्प रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय निकाला। और हमारे जो दर्शक आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, जो हम आपसे बातचीत कर रहे होंगे, प्रत्यक्ष तौर पर अगर आपसे मिले तो आप बहुत कम बात करते हैं, लेकिन हमारे पॉडकास्ट में आपने मन खोल कर बात की, दिल खोल कर बात की, और बहुत महत्वपूर्ण बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने स्टूडियो में बुलाया और लोगों से इस ब्रेन हेल्थ के बारे में मैं रूबरू कर सका। थैंक यू। धन्यवाद।